हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में अपना चैप्टर चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या आयाम हैं, उनके ऊपर हम बात कर रहे थे। अब तक की कथा के अंदर हमने ये देखा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी होता है और उसके क्या रोल होता है। आगे बढ़ते हैं और अब ये समझते हैं कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है भैया, वो कैसे बना है। फॉर्मली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ध्यान रहे, इंडिया का संविधान एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया था, विच हैज बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। और उसको इलेक्ट किया गया था, कब इलेक्ट किया गया था? जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। इसका मतलब उस कमेटी के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे आपस में भाई भाई, यानी उस समय इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ था। समझे मेरे बेटा? उस समय इंडिया का कोई डिवीजन नहीं हुआ था। उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। ठीक है, फिर कथा आगे चली। इसकी पहली सिटिंग हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946। लेकिन हमारे तो छोटे से दिमाग में दो बड़े प्रश्न गूंज रहे हैं। वो ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे, उसको कैसे फॉर्म किया गया और इससे चुना किसने। सीधे क्या लोग उस समय सक्षम थे उतने कि वे सीधा डायरेक्ट चुनाव कर सकते थे? और अगर वो डायरेक्ट चुनाव कर सकते थे तो सीधा डायरेक्ट चुनाव क्यों नहीं करवा लिया गया? इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की आवश्यकता ही क्या थी? ये दो प्रश्न हमारे दिलो दिमाग में जो है बार बार गूंज रहे हैं। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। इट्स मेंबर वर चूजन बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसके जो मेंबर्स है वो चूज किए गए थे इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के द्वारा इलेक्ट किए गए थे। और कैसे इलेक्ट किए गए थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट इलेक्शन, उसमें क्या डिफरेंट होता है? देखो, डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि जो जनता है ना, वो वोट देती है और अपना नेता चुन लेती है। इट इज अ डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या हुआ कि हमने जिसको चुना है ना, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग प्रोविंशियंस में, वे मिलकर किसी एक लोग को चुने, एक आदमी को चुनेंगे। जैसे अपने राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हम थोड़ी जाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के लिए। कौन देता है? कौन राष्ट्रपति को वोट देता है? राष्ट्रपति को वोट देते हैं हमारे ही विधानसभाओं के, संसद के एमएलए, एमपी, ये सभी मिलकर राष्ट्रपति के लिए वोट बैंक तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आ गई। और ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था हो रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में। ठीक है, assemblies that had been established under the government of India Act 1935, प्लान प्रपोज्ड बाय द कमेटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। तो उसी समय जो है एक ब्रिटिश कैबिनेट के थ्रू एक यहां पर प्लान भेजा गया। इस प्लान का नाम रखा गया कैबिनेट मिशन। क्या नाम रखा गया बेटा? कैबिनेट मिशन नाम रखा गया। अब ये कैबिनेट मिशन क्या था, किसने भेजा था, क्यों भेजा था, उसको इस छोटे से फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के अंदर जो पीएम था, यूके के अंदर जो पीएम था वो था एटली। एटली ने क्या किया? 3 लोगों की एक कमेटी बनाई। इन 3 लोगों में शामिल थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 जो लोग थे, ये तीनों को भेज दिया इंडिया कि भारत जाओ भाई। इन तीनों का क्या एम था, इन तीनों का क्या लक्ष्य था? ट्रांसफर द पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन लीडरशिप। यानी कि पावर को कहां से? ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन लीडरशिप में देना, ये इनका मुख्य एम था। तो ये थी आपके कैबिनेट मिशन के नाम से बुलाई जाती है। इसको कई स्थानों पर आपको पैट्रिक लॉरेंस भी कहा जाता है, पैट्रिक लॉरेंस की स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, लेकिन मुख्यतः ये कैबिनेट मिशन के नाम से ही जानी जाती है। ठीक है बेटा, और इसी नाम से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कौन कौन शामिल थे? तीनों नाम आपको याद रहने चाहिए। देखिए यहां पर क्या किया, इस प्लान ने क्या किया, कैसे चुने लोगों को? तो उन्होंने कहा भैया इलेक्शन तो होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं होंगे कि जैसा हम आज इलेक्शन का जो प्रणाली देखते हैं हर व्यक्ति वोट देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो लोग चुने हुए हैं, जो प्रोविजंस के अंदर है, जैसे ईच प्रोविंस, ईच प्रिंशियल स्टेट एंड ग्रुप ऑफ स्टेट, हर जगह से
कैसा एक व्यक्ति चुना जाएगा, किस और कैसे, पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसे होगा, 10 लाख पर एक। पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा है, 10 लाख पर एक, यानी प्रत्येक 10 लाख लोगों पर किसी एक व्यक्ति को यहां पर चुनना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोविंस एंड प्रिंशियली स्टेट। प्रोविंस क्या थे, प्रोविंस का क्या मतलब था, दैट वर अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, ये थे ब्रिटिश रूल के डायरेक्ट अंडर में, और इसमें इलेक्ट किए गए थे 292 मेंबर्स। कितने इलेक्ट किए गए थे, 292 मेंबर्स। ये प्रोविंस कहलाते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर में थे। वह प्रिंशियल स्टेट, राजा महाराजाओं वाला, यहां से 93 सीट रखी गई थी और 93 लोगों को चुना गया था। The seats of province were distributed among the three main communities, Muslim, Sikh and the general, in a proportion of their respective population. अपनी अपनी population के हिसाब से provinces जो थे उन्होंने अपनी सीट मुस्लिम, सिख और जनरल में बांट दी। जैसे मान लो कि किसी प्रोविंस में 10 लोग हैं, तो प्रोविंस में 10 लोग हैं तो 2 इसको, 3 इसको और बाकी 5 जनरल में। तो इस तरह सभी सबका साथ सबका विश्वास वाली बात जो है यहां पर संभव हो पाती है। Members of each community in the provincial legislative assembly elected their own representative by the method of proportional representation with the single transferable vote. मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी, सभी कम्युनिटी के लोग जो है इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट हुए हुए हैं, देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये इस तरीके ऐसे डायरेक्ट चुनाव नहीं किए गए, इसमें भी ये था कि इसको समझना, ये पद्धति आपके आगे राष्ट्रपति के चुनाव में भी आएगी, वहां पर हम और डिस्कस करेंगे। अब मान लो ये 2 नेताजी है, ठीक है, अब ये नेताजी जो है नेताजी ए और ये है नेताजी बी। ठीक है, नेताजी ए जो है वो और नेताजी बी, इन दोनों को समझना, इनसे आपको ट्रांसफरेबल वोट समझ में आ जाएगा। ए जो है वो 10 लाख की जनता जो है उस पर काम करता है, और बी जो है वो 1 करोड़ की जनता पर काम करता है। ए 10 लाख पर करता है और बी किस पर करता है, 1 करोड़ लोगों का नेता है। तो इसके बी के वोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप ही ज्यादा हो जाएगी। यानी जो जितनी बड़ी पॉपुलेशन को कैप्चर करता है, जो जितनी बड़ी पॉपुलेशन को कवर करता है, वो उतनी ही आप एक समझ लीजिए उतनी ही पावर रखता है। ठीक है, उसके वोट की पावर उतनी ही होती है। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द ईच केस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंशियल स्टेट्स वाज डन द डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रिंशियल स्टेट से राजा महाराजाओं को कैसे चुना जाता था, डायरेक्ट जो राजा महाराजा ने कह दिया कि भैया ये व्यक्ति होगा, इसको भेजना है, तो वही व्यक्ति जो है वो संविधान सभा में इजीली बैठ जाता था। तो ये था अपने आज सब कुछ आज के लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में आपने जो कुछ भी सीखा है इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी चीज में दिक्कत है तो जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।